हो सकता है कि पापा मान भी जाते, उससे हिम्मत ही ना की हो, मुझे नहीं पता क्या पूरी सिनेरियो है, पर ये जिक्र बार बार आ रहा था बीच में। अब उसको शादी करनी है केवल इसलिए कि मैं विधवा हो सकूं। वो पति बेचारा इतनी रुचि के साथ शादी कर रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा अच्छा जीवन होगा। पत्नी को एक ही दिमाग में है कि इसको मार के विधवा होना है। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं, उसे पहले ही मार देना है। तो 2 दिन 4 दिन टालना है, कुछ कह के कि मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद हम फिजिकली जुड़ेंगे, वो मन्नत मेरी असम में कामाख्या मंदिर में पूरी होगी, वो सब कह के उसको लेके वहां जाना। उसको मार दिया, अपने प्रेमी के साथ, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। उसके दिमाग में ये रहा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग कहेंगे हनीमून पे गई थी बेचारी, लेकिन पति देखो दुर्भाग्य से मर गया, नीचे गिर गया, और 1 महीना 1 साल मातम चलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा, ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है, इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं, एक पत्नी का, एक पति के, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता जहां हजारों फोन होते, 5 ही फोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता है पुलिस को पकड़ने में इन सब चीजों को, तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सबके पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर लें। इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है। जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र कैद उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, जैसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है, इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है। वो तो है, उसके पीछे कौन कौन है? पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो ही मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है वो। ठीक है, चलिए। सर आजकल पति पत्नी के रिश्तों में कलह और कानूनी झगड़ों के चलते देखा जा रहा है कि पुरुष काफी हद तक खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी रीसेंट एग्जाम्पल है कि बैंगलोर का, बैंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी करी और एक लंबा वीडियो समाज के साथ शेयर किया, अपना दर्द बयान किया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है, पति जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार है, या कानून? आपकी शादी हो गई? नहीं सर। बधाई हो। तो ये नौबत आपके सामने नहीं है फिलहाल, लेकिन आप शादी शायद इसलिए डिले कर रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो जाए। नहीं नहीं सर। ऐसी घबराहट तो नहीं है? नहीं सर। इतना डरने की क्या जरूरत है? ये बात सही है कि हमारे समाज में शादी के बाद महिला की हत्या होना एक सामान्य बात रही है। मतलब पुरुष की हत्या होने की तुलना में महिला की, ऐसा सामान्य नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में कैसे सामान्य रही है? इसे यूं समझें कि आप तो भी कम उम्र के हैं, लेकिन जब आप 5-7 साल के रहे होंगे, उस समय हम जब 10-15-20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी से होता है ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें, उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबरें रोज हम अखबार में पढ़ते थे। और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पत्नी मरती थी। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को मतलब इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s 90s की मैं कर रहा हूं, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया जहां सारे बम रखे हुए थे और उसमें आग लगा दी।
बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26, 27, 28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है। बहुएं मरती हैं, हम आदी हैं, अभ्यस्त हैं। तो जब ये बहुत हो गया तो सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट क्या बनाना पड़ा? आईपीसी में 498 में संशोधन किया, 498A। 498A में लिखा गया कि दहेज के मामले में अगर कोई दिक्कत होगी और अगर पत्नी ने आरोप लगाया है पति या उसके परिवार पे, तो जिस पे आरोप लगाया उनकी मतलब नॉन बेलेबल है, अरेस्ट होगा इत्यादि कुछ कंडीशंस हैं। अब जब ये हुआ तो इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। होता क्या, अगर आप समाज को ठीक से समझे कि मान लीजिए 100 पति पत्नी हैं, हम मान लेते कि 100 में से शायद 10 या 20 को दहेज के मामले में प्रताड़ना, हिंसा या खराब शब्द सुनने पड़ रहे होंगे। उन 20 में से हो सकता है कि 2 या 3 पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुपात रहता है, क्योंकि आमतौर पे घर परिवार में समाज मिलके मामले को सेटल करता है, पुलिस की नौबत नहीं आती है। तो जिनको दिक्कत थी उन 20 में से 2-3 शायद जाएंगे पुलिस के पास, क्योंकि एनसीआरबी वगैरह ये कहते हैं कि लगभग 90% से ऊपर लोग रिपोर्ट नहीं करते। पर होता क्या है कि जो 80 लोग जिनके साथ दिक्कत नहीं है, 5 उनमें से भी चले जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे साथ दिक्कत है भाई। किसी को अपने पति को या अपनी सास को लपेटना है, ठीक करना है, स्कोर सेटल करना है, तो उसके पास तो एक कानून है ही। अब दुरुपयोग हुआ, ठीक बात, दुरुपयोग ठीक ठाक हुआ है, और इसे कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से 15% से ऊपर नहीं है ऐसे मामलों में। कन्विक्शन अगर 15% है तो इसका मतलब बहुत कम कन्विक्शन है, इसका मतलब फेक केसेस ज्यादा है। कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जजेस हैं, अलग अलग अदालतों में हैं, जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में वो केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट में मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक हैं। आप किसी जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही हैं। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी, तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। एक और मामला देखिए, मैरिटल रेप के मामले में भारत में अभी तक कानून नहीं है। इसका सिंपल मतलब है पति अपनी पत्नी का जितनी बार चाहे, जैसे चाहे बलात्कार कर सकता है। ये हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है। पहले सेक्शन 375 था आईपीसी में, अब सेक्शन 63 है बीएनएस में। उसका एक्सेप्शन नंबर 2 साफ कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। पहले था कि 15 साल से छोटी पत्नी है तो मानेंगे, अब है कि अगर पत्नी 18 साल की है या उससे ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। 18 से कम की शादी है या पत्नी की उम्र 18 से कम है तो रेप माना जाएगा, पहले 15 था। अब मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही बदतमीजी के साथ रेप करे, बार बार काइंड ऑफ इतनी वॉयलेंस कर दे कि उसको जीना मुश्किल कर दे। भाई प्रेम अलग चीज होती है और मतलब वहशीपन अलग चीज होती है। कोई वहशीपन के साथ ये काम करने लगे। दुनिया के कम से कम 130-40 देशों में मैरिटल रेप अपराध होता है, भारत में नहीं। केवल 30 देश मेरे ख्याल है जहां पर नहीं है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ये सब देश आते हैं, भारत भी आता है उनमें। अब सवाल है कि उस महिला को केस करना है मैरिटल रेप का, वो आरोपी नहीं है भारत में, अपराधी नहीं है, तो किस में जाएगी? वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगी। मान लो वहां भी राहत नहीं मिल रही है, दबाव बनाना है, किसी तरह से जान बचानी है, 498A लगा देगी। इसका मतलब ये नहीं कि 498A लगाने वाले सब लोग इसलिए लगाते हैं, पर अगर आप जेंडर वालों से बात करें, फेमिनिस्ट लोगों से बात करें, उनमें से कुछ का कहना है कि क्योंकि बाकी उपाय नहीं है तो फिर वो महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं।
होना क्या चाहिए इसमें? एक अच्छे समाज में कोई किसी का शोषण ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, ये होना चाहिए। होना ये चाहिए कि 498A जैसे उसमें जब ज्यादती होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि केवल किसी महिला के किसी रिश्तेदार का नाम लेने भर से गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डांटा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल्स बनाए, मतलब डायरेक्टिव जारी किए। और आज के दिन में 498A के नाम से कोई अगर महिला आरोप लगाती है, रिश्तेदारों को लाइन से नाम लगा दिया, अरेस्ट नहीं होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डीसीपी रैंक का ऑफिसर करता है, एसपी रैंक का ऑफिसर। जब तक डीसीपी या एसपी रैंक का ऑफिसर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑथेंटिकेट नहीं करता कि हाँ जेन्युइन रीजन है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस केस की बात आप कर रहे हैं वो केस बहुत ही दर्दनाक है। उस व्यक्ति का वीडियो मैंने भी देखा था। वहाँ तो मामले कई थे। एक तो ये था कि पत्नी अलग होना चाह रही है। अब दिक्कत है कि पति पत्नी अलग होना चाहें, ये भी अपने आप में बड़ी समस्या भारत में। मतलब अलग होना चाहें सामान्य बात है, अलग होने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। ईजी होना चाहिए, क्यों इतना मुश्किल करना है? आसान तरीका एक ही है, आपसी सहमति से।